आज की स्टोरी में हम देखेंगे एक ऐसे हीरो की कहानी जो हमेशा अच्छे काम करना चाहता है, लेकिन लोग हमेशा उसे विलन ही समझते हैं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं ये कहानी। आगे आगे जाकर यह इतनी इंटरेस्टिंग होती जाएगी, आपको मैं बता नहीं सकता। इसलिए आप इस कहानी को पूरा देखिए और कमेंट जरूर करें कि आपको यह पसंद आई या नहीं। युद्ध, अकाल, संसाधनों की कमी और जलवायु परिवर्तन। उस आदमी ने समझाया कि अब लोगों को इन समस्याओं से और पीड़ा नहीं सहनी पड़ेगी। इस पल से वे, जो सदियों से केवल देखते चले आ रहे थे, अब चुपचाप खड़े रहना छोड़ देंगे और सीधे लोगों की मदद के लिए आगे आएंगे। संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में उस आदमी ने घोषणा की कि सभी जादूगरों की ओर से एक ग्रैंड मैज के रूप में वह अपने नाम पर यह वादा करता है। उसका नाम था जोंग युई ह्योक। इस दुनिया में जब मानवता की अपनी गलतियां मानव जाति को विनाश की ओर धकेल रही थीं, तब जादूगर प्रकट हुए और जिन समस्याओं को लोग निराशाजनक समझते थे, वे जादू की तरह गायब हो गईं। नहीं, वे जादू की तरह नहीं, बल्कि स्वयं जादू के द्वारा हल हुई। हम देखते हैं खुद ग्रैंड मेज ह्योक एक बच्चे को इमारत के मलबे से बाहर निकालकर उसे बचा लेते हैं। जादू से बचाई गई यह दुनिया पहले कभी न देखे गए स्वर्ण युग में प्रवेश कर गई। ग्रैंड मेज ह्योक, जिन्होंने जादूगरों का नेतृत्व करते हुए दुनिया को बचाया और दुनिया के साथ जादू साझा किया। इस वजह से वह धरती पर सबसे महान, सबसे सम्मानित और सबसे प्रिय व्यक्ति बन गए। फिर भी ऐसी बहुत सी समस्याएं थीं जिन्हें अभी भी जादू की जरूरत थी। युंग ने कहा कि वह उन्हें अकेले हल नहीं कर सकता, इसलिए उसे और अधिक धर्मनिष्ठ और बुद्धिमान जादूगरों की आवश्यकता है जो उसकी मदद कर सकें। फिर उसने बचाए हुए लड़के की ओर देखते हुए कहा कि उसे उसकी मदद चाहिए। उसने यह वादा किया कि एक महानतम ग्रैंड मैज के रूप में वह उस लड़के को दूसरा महानतम ग्रैंड मैज बनाएगा। फिर उसने उससे पूछा, जब वह समय आएगा क्या तुम मेरी मदद करने का वादा करोगे? और यूजीन नाम के उस लड़के की ओर अपनी छोटी उंगली बढ़ा दी। यूजीन ने अपने गुरु की उंगली थाम ली और खुशी खुशी मुस्कुराते हुए वादा किया कि वह ऐसा करेगा। 26 साल बाद एक अंधेरे गलियारे में एक लड़की अपने शिक्षक को पुकार रही थी, जबकि वह उसे भयभीत भाव से देख रहा था। वह रो रही थी, जमीन पर रेंगते हुए उससे उसे बचाने की भीख मांग रही थी। वह कह रही थी कि कुछ गड़बड़ है, वह अपने पैरों को हिला नहीं पा रही है। उस आदमी ने उसकी ओर देखा और पाया कि उसका निचला शरीर ऐसा लग रहा था जैसे पूरी तरह पिघल चुका हो। तभी एक हाथ धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रहा था। जैसे ही वह हाथ लड़की को छूता है, उसका सिर भी पिघलने लगता है और वह चीखते हुए उस आकृति से रुकने की गुहार लगाती है, उससे एक आखिरी मौका देने की विनती करती है। जब वह हाथ उसे पूरी तरह पिघला देता है, उस दृश्य से विचलित आदमी पीछे कूद जाता है। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि यह सच में एग्जिस्ट करती है। परछाइयों से एक विशाल, डरावनी आकृति उसकी ओर बढ़ती है। वह सोचता है कि वह हमेशा इसे बस बच्चों की डरावनी कहानी मानता रहा था। एक ऐसा व्यक्ति जो जादूगरों को खोज खोज कर अपनी भयानक बेसिर जादू से नष्ट कर देता है। ग्रैंड मैज जोंग युई ह्योक की एकमात्र गलती, उसका त्यागा हुआ शिष्य यूजीन। आदमी चीखकर उस आकृति से कहता है कि वह और पास ना आए। अगर उसे कुछ चाहिए तो वहीं रुककर बात करे। जैसे ही आकृति आगे बढ़ती है, वह आदमी उस पर एक आग का गोला फेंकता है और चिल्लाता है कि वह पास ना आए। आग का गोला राक्षस कहलाने वाले यूजीन के चेहरे पर सीधा लगता है और आदमी भागने की कोशिश करता है। वह सोचता है कि इस दुनिया में चाहे कुछ भी हो, उस पर विश्वास किया जा सकता है क्योंकि यहाँ जादू है। लेकिन वह चीज, वह घिनौनी गंदी चीज, वह जादू नहीं हो सकती। अचानक यूजीन उस आदमी का सिर पकड़ लेता है और उसे पिघलाना शुरू कर देता है। एक अंधेरे कमरे में लोग एक दरवाजे के चारों ओर इकट्ठा थे, यह सोचते हुए कि वह शोर किस बारे में है। उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था और वे सोच रहे थे कि क्या यह सच में कोई बचाव अभियान है। तभी एक खड़खड़ाहट के साथ दरवाजा खुलता है और वे खुशी से चिल्लाते हैं कि आखिरकार वह भयानक दिन खत्म हो गया, हमें बचाने लोग आ चुके हैं। लेकिन उसी दरवाजे से यूजीन रेंगते हुए अंदर आता है और मुस्कुराकर कहता है कि उसने उन्हें ढूंढ लिया है। कुछ ही देर में एम्बुलेंस के साथ पुलिस मौके पर पहुंचती है। एक अधिकारी एक महिला को बताता है कि सभी लोग गहरे सदमे की हालत में हैं, लेकिन जिनकी किडनैपिंग हुई थी वे सभी जीवित हैं और खतरे से बाहर हैं। फिर भी इमारत के भीतर के निशानों को देखकर वे किसी भी तरह इसके आदी नहीं हो पा रहे थे। इमारत में शरीरों का एक ढेर पड़ा था, सभी आपस में पिघले हुए फिर भी जीवित। वे जानते थे कि ऐसा करने वाला केवल एक ही जादूगर हो सकता है। अचानक एक खुश मिजाज आवाज डिटेक्टिव किम सेउंग को पुकारती है। तनाव भरे चेहरे के साथ वह उस आदमी का वेलकम करती है। जैसे ही यूजीन उसके पास आता है, वह उनकी मेहनत के लिए धन्यवाद देता है, जबकि वह अब भी कुछ घसीट रहा होता है। यूजीन किम से किडनैप्ड हुए लोगों के बारे में पूछता है। वह उसे बताती है कि चिंता की कोई बात नहीं है, सभी की जान सुरक्षित है। यह सुनकर यूजीन को राहत मिलती है क्योंकि जब उसने दरवाजा खोला था तो वे सभी चीखने लगे थे और बेहोश हो गए थे। इतना अफरा तफरी मची थी कि वह यकीन ही नहीं कर पा रहा था। उसने सोचा था कि उन्हें किडनैपर द्वारा बहुत ज्यादा टॉर्चर किया गया हो, इसलिए उसने तुरंत पुलिस को बुलाया। लेकिन उसे डर था कि कहीं वे देर से न पहुंचे हों।
जो चीज वह साथ लाया था उसे उठाते हुए वह समझाता है कि ये वही जादूगर थे जिन्होंने बेघर लोगों और घर से भागे युवाओं की किडनैपिंग करके उन्हें बंद कर रखा था और उनसे जबरदस्ती जादुई सामग्री बनवाते थे। यूजीन को यकीन नहीं होता कि जो लोग खुद को जादूगर कहते हैं वे ऐसा कर सकते हैं। वह कहता है कि इन किडनैपर्स ने उन लोगों को कितना ज्यादा टॉर्चर किया होगा जो इतने पैनिक कर रहे हैं, लेकिन यूजीन को यह नहीं पता होता कि किडनैप्ड लोग उसकी वजह से उतना पैनिक कर रहे हैं। वही किडनैपर्स आपस में पिघले हुए थे। वे माफी मांगते हुए यूजीन से जादू हटाने की भीख मांग रहे थे। यूजीन उन्हें चिंता न करने को कहता है। एक रात की नींद के बाद वे सामान्य हो जाएंगे और उन्हें अपने किए पर विचार करने को कहता है। फिर वह उन सभी को दबाकर एक छोटी सी गेंद बना देता है और उसे एक अधिकारी को सौंपते हुए कहता है कि इस तरह उन्हें ले जाना आसान होगा। मेज यूजीन, उसका रूप और उसका जादू दोनों ही असहज और डरावने थे, लेकिन वह दयालु और जिज्ञासु था। यह सब बहुत भारी लगता था। उसने उनके लिए जितनी मदद की थी, ये सोचकर किम को एहसास हुआ कि लोगों को उनके रूप से नहीं परखना चाहिए। झुककर वह यूजीन का धन्यवाद करती है। यूजीन उससे कहता है कि सिर झुकाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जब कोई जादूगर समस्या पैदा करता है तो उसे ठीक करना किसी दूसरे जादूगर का ही काम होता है। वह कहता है कि अगर उसे कभी किसी चीज की जरूरत हो तो बस उसे बता देना। किम ये सोच रही थी कि उसका चेहरा इतना भयानक है कि कोई भी इसे ही गलत मानेगा। तभी यूजीन उसे बताता है कि इन दिनों देश भर में घूमने वाले एक सीरियल किलर की अफवाहें हैं। लोग डरे हुए हैं, इसलिए वे जितना हो सके उतनी निगरानी रख रहे हैं। लोग कहते हैं कि उसका चेहरा इतना भयानक है कि देखने वाले वहीं बेहोश हो जाएं, और वह लोगों को इस कदर काट डालता है कि पहचानना मुश्किल हो जाता है। वे कहते हैं कि निर्दोष लोग शिकार बनने से पहले उसे रोकना जरूरी है, और यूजीन किम से कहता है कि अगर कोई सुराग मिले तो उसे तुरंत बताना। किम ये सोच रही थी कि क्या उसे ये बताना चाहिए कि ये अफवाहें उसी के बारे में हैं। तभी यूजीन को हैरानी होती है कि कितना समय बीत चुका है। किम उससे पूछती है कि क्या उसकी कोई योजना है। यूजीन बताता है कि वह काम शुरू करने जा रहा है जिसकी तैयारी वह कर रहा था, और कहता है कि उसे किम को भी एक चीज देनी चाहिए। अपनी जेब में हाथ डालते हुए वह उसे एक पर्चा थमाता है और कहता है कि इसे जितना हो सके उतना फैलाना। यह कहकर वह विदा लेता है और हाथ हिलाते हुए चला जाता है। किम उस पर्चे को देखती है और जो वह देखती है उससे चौंक जाती है। वह सोचती है कि क्या यूजीन को अपनी स्थिति का बिल्कुल एहसास नहीं है, और क्या वह सच में यह करने जा रहा है। उधर यूजीन मुस्कुराता हुआ दूर चला जाता है। जादूगरों ने इस दुनिया को बचाने की घोषणा किए हुए 30 साल हो चुके थे। अब जादू लगभग हर उद्योग के लिए अनिवार्य बन चुका था, खाने से लेकर दवा, संस्कृति, सुरक्षा और यहाँ तक कि मौसम नियंत्रण तक। फिर भी जादूगरों की संख्या पर्याप्त नहीं थी। शहर के केंद्र में एक आवाज गूंजती है, लोगों से मदद की अपील करते हुए। कहती है कि व्यवस्थित शिक्षा और अपने ज्ञान के साथ वे उनके मैजिकल टैलेंट को बाहर निकालने के लिए मदद करेंगे, और उनसे ऐसे जादूगर बनने को कहते हैं जो दुनिया को रोशन करें। यह संदेश था निर्देशक चोई सेओक का, जो जादू शिक्षा में अधिकारियों के साथ काम करता था। लेकिन उसी विशाल बिलबोर्ड के नीचे एक अजीब सा दिखने वाला आदमी खड़ा था, लोगों को यूजीन मैजिक अकादमी में शामिल होने का न्योता दे रहा था। वह समझाता है कि वहां तरह तरह का जादू सिखाया जाता है जो प्रवेश परीक्षाओं, रोजगार और व्यवसाय शुरू करने में मदद करेगा। यूजीन ने इस बारे में बहुत सोचा था। भले ही वह अपने गुरु के साथ नहीं रह सकता था, फिर भी वह सोचता था कि उसने जो वादा किया था उसे कैसे निभाए, क्योंकि अब भी बहुत सी समस्याएं थीं जिन्हें जादू की जरूरत थी। इतना सारा जादू जिसका उद्देश्य दुनिया को बेहतर बनाना न था, अब भी दूसरों को नुकसान पहुंचाने और उनका शोषण करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। जब जब ऐसी घटनाएं सामने आती, वह उन्हें अलग अलग मामलों में ठीक करने की कोशिश करता रहा, लेकिन इससे समस्या की जड़ कभी हल नहीं हो सकती थी। कुछ न कुछ ऐसा होना चाहिए था जो वह कर सके। यूजीन इस बारे में पार्क की एक बेंच पर बैठकर सोच रहा था, और एक ग्रैंड मैज के डिसाइपल के रूप में यह सोच रहा था कि वह क्या कर सकता है। वह दुनिया के लिए कोई वास्तविक योगदान देना चाहता था, ऐसा कुछ जिसका असर जितना हो सके उतना बड़ा हो। तभी यूजीन की नजर किसी चीज पर पड़ी। उसने देखा कि एक शिक्षिका बच्चों के एक समूह को लेकर चल रही है और उन्हें आसपास की चीजों के बारे में बता रही है। लेकिन जैसे ही उस महिला की नजर यूजीन पर पड़ी, वह डर के मारे रुक गई। बच्चे उससे पूछने लगे कि वह रुक क्यों गई है। इस पर टीचर कहती है, उधर मत देखो, और उन्हें यूजीन से दूर ले जाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन बच्चों की ओर देखते हुए यूजीन को आखिरकार जवाब मिल गया। ऐसे धर्मनिष्ठ, बुद्धिमान और दयालु जादूगरों की संख्या बढ़ाने का तरीका, जो खुद को दुनिया के लिए समर्पित करें। और हम फिर से वही आते हैं जहां वह अपनी अकादमी का प्रचार कर रहा था। अपनी स्कूल का एक पर्चा उस डरी हुई महिला को थमाते हुए उसने उससे पूछा कि क्या उसके बच्चे ने कभी जादूगर बनने का सपना देखा है। उसने बताया कि बचपन में जादू सीखने से बच्चों की एकाग्रता, क्रिएटिविटी और बहुत सारी चीजों में मदद मिलती है। यूजीन ने सोचा कि अगर वह जादूगरों को खुद तैयार कर सके तो यह तरीका काम कर सकता है। वह महिला को अपने स्कूल के बारे में और समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वह अपने बच्चे को लेकर भाग जाती है। यूजीन ने सोचा कि यह स्वाभाविक ही है, क्योंकि किसी को भी अपने बच्चे की शिक्षा के बारे में सोच समझकर फैसला लेना पड़ता है। लेकिन इससे भी ज्यादा जरूरी बात यह थी
कि वह अभी तक एक भी पर्चा नहीं बांट पाया था, क्योंकि शायद ही कोई उसकी ओर आ रहा था। उसने सोचा कि आजकल लोग वाकई बहुत व्यस्त हैं, इतनी तेजी से निकल जा रहे हैं कि उसे बात करने का मौका भी नहीं मिल पा रहा। उसे उनका ध्यान खींचने का कोई तरीका चाहिए था। तभी उसकी नजर किसी चीज पर पड़ी। अचानक एक चरमराने की आवाज गूंज उठी और लोग पलटकर देखने लगे कि यह आवाज किस वजह से है। लोगों ने देखा कि यूजीन उनसे कहीं ज्यादा बड़ा होता जा रहा है, इतना बड़ा जितना उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। यूजीन ने सोचा कि उसे और भी बड़ा होना पड़ेगा और उसका शरीर फैलने लगा। वह जितना बड़ा होता उतने ही ज्यादा पर्चे बांट सकता था। उसने एक हिलते डुलते ट्यूब मैन से प्रेरणा ली और उसके शरीर से नूडल्स जैसे हाथ उगने लगे। आखिरी काम बस इतना था कि पर्चों को थोड़ा बदल दिया जाए। इसके बाद वह लोगों को पर्चे बांटने लगा, लेकिन उनके सामने खड़े उस विशाल राक्षस को देखकर सभी लोग भाग खड़े हुए। यूजीन ने अपने नूडल्स जैसे हाथ बढ़ाकर उनके सामने पर्चे कर दिए और उन्हें रोकते हुए अपने स्कूल में शामिल होने को कहा, जबकि उसका मुंह खुद पर्चे पर उभर आया था और लोगों को उसके स्कूल के बारे में बता रहा था। यूजीन इस पर बहुत उत्साहित हो गया और सोचने लगा कि उसे यह ख्याल पहले क्यों नहीं आया। आखिरकार ध्यान खींचने वाला मनोरंजन तो मार्केटिंग की बेसिक होती है। जब वह छोटा था तब उसके गुरु उसे एक मनोरंजन पार्क ले गए थे, जहां उसने ऊंचे ऊंचे जोकर देखे थे। वह अनुभव उसके लिए बहुत मजेदार और यादगार रहा था। जादू के जरिए लोगों को खुश और मेमोरी में रहने वाला अनुभव देना भी जादू को भलाई के लिए इस्तेमाल करने का एक तरीका था। तभी पीछे से एक तेज आवाज आई, जिसने उसे एक सीरियल किलर कैनिबल मैज कहा, जो जादूगरों और आम आदमियों दोनों की हत्या करता है। यूजीन हैरान रह गया। अचानक एक आग का गोला आकर यूजीन के सिर से टकराया और उसे जला दिया। एक आदमी चौंक कर उसके सामने गिर पड़ा, लेकिन यूजीन ने जमीन पर गिरने से पहले उसे बचाने के लिए अपने हाथ से उसे दूर धकेल दिया। जिसने यह अटैक किया था वह कहता है कि वह यह देखने आया था कि उसकी अकादमी के सामने इतना शोर क्यों हो रहा है, और उसे यह देखकर हैरानी हुई कि यहाँ वह सीरियल किलर राक्षस मौजूद है। उस आदमी ने कहा कि यह भविष्य के जादूगरों का स्कूल है और यूजीन से पूछा कि वह यहाँ हंगामा करने की हिम्मत कैसे कर सकता है। और यह वही बंदा है जो कुछ देर पहले अपनी अकादमी का एडवर्टाइजमेंट उस बिलबोर्ड पर कर रहा था। लोग ये देखकर चकित रह गए कि प्राइम अकादमी का निदेशक चोई सेओक यहाँ मौजूद है। उन्होंने कहा कि वह एक अनुभवी बैटल मैज है, इसलिए अब सब निश्चिंत रह सकते हैं। लोग चोई की तारीफ करने लगे और चोई ने सोचा कि यह अपनी एकेडमी के एडवर्टाइजमेंट के लिए अच्छा मौका है। उसे लगा कि शायद उसे थोड़ा और इंतजार करना चाहिए था, क्योंकि उसे नहीं लगा था कि एक साधारण एक्सप्लोजन मैजिक यूजीन का सिर पूरी तरह उड़ा देगा। लोगों पर छाप छोड़ने के लिए उसे और ध्यान खींचने वाले जादू का इस्तेमाल करना चाहिए था। लेकिन तभी भीड़ उलझन में पड़ गई। ऊपर से एक आवाज आई जिसने चोई से कहा कि शहर में इस तरह जादू का इस्तेमाल करना खतरनाक है और यह सौभाग्य की बात है कि सिर्फ वही उसकी चपेट में आया। अपने सामने किसी बड़े इंसान को देखकर चोई पीछे कूद गया और उसने देखा कि यूजीन अब उसके सामने खड़ा है, लेकिन उसने साफ देखा था कि उसकी खोपड़ी फट गई थी। फिर भी वह बिल्कुल ठीक खड़ा था और वह आगे कुछ करता उससे पहले ही यूजीन उसका चेहरा दबोच लेता है। यूजीन उससे कहता है, तो तुम वही हो, सीरियल किलर जो निर्दोष लोगों को अपने जादू से नुकसान पहुंचा रहा था। उसने कहा कि जब तक उसने उसका चेहरा देखा नहीं था तब तक उसे यकीन नहीं हुआ था, लेकिन लोगों को चीखते चिल्लाते और सीरियल किलर आ गया है कहते हुए भागते देख मुझे यकीन हो गया। वहीं वहां खड़े सारे लोग यूजीन की बात सुनकर हैरान रहते हैं। वे लोग मन में सोच रहे होते हैं, तुम खुद ही मॉन्स्टर हो और दूसरे को मॉन्स्टर कह रहे हो। यूजीन ने आगे चोई से कहा, लेकिन सबसे बड़ा कारण जिससे मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकता वह यह है कि कोई भी समझदार व्यक्ति बिना किसी कारण के जादू से किसी का भी सिर नहीं उड़ाएगा। किसी और इंसान के साथ इतना बड़ा भयानक काम सिर्फ एक हत्यारा ही कर सकता है। जो इंसान सामान्य है वह कभी भी इतनी बुरी तरीके से अपने जादू का इस्तेमाल इंसान पर करने का सोच भी नहीं सकता। उसने चोई का सिर पिघलाना शुरू कर दिया और कहा कि जादू का स्टडी सिर्फ इस क्रूरता के लिए करना माफ करने योग्य नहीं है, और जब तुम इसके बारे में आत्मचिंतन करोगे तो तुम अपने आप नॉर्मल हो जाओगे। वह चोई से यह भी कहता है कि तुम्हारे लिए मैंने डिटेक्टिव किम को बुला लिया है। फिर लोगों से कहता है, अब आप सब सुरक्षित हैं, क्योंकि चोई जमीन पर पड़ा था। उसका ऊपरी शरीर पिघला हुआ और पैर अब भी कांप रहे थे। फिर खुद से कहता है, अब समय है अपनी अकादमी का प्रचार फिर से शुरू करने का। लेकिन यूजीन हैरान रह गया, क्योंकि आसपास कोई भी नहीं था। एक दूसरी जगह दो लोग अपने फोन देख रहे थे और सोच रहे थे कि यूजीन कितना डरावना है। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि ऐसा कोई व्यक्ति दिन दहाड़े घूम सकता है। वे सोच रहे थे कि शायद उसने खुद को छुपाने के लिए जादू का इस्तेमाल किया होगा, क्योंकि यह उसका असली चेहरा हो ही नहीं सकता। इस पर उस लड़के ने कहा कि अफवाहें थीं कि यूजीन ग्रैंड मैज का डिसाइपल रह चुका है और वे दोनों इस बात को लेकर चिंतित थे कि कहीं यह सच तो नहीं। लड़की ने फोन छीन लिया और कहा कि वे किसी से पूछ सकते हैं। वे एक लड़की के पास गए। पिंक टोपी वाली लड़की अपने बॉस से पूछती है, क्या आपका काम हो गया? वहीं वह लड़का उस लड़की को रोकते हुए कहता है, अरे रुको, क्या तुम भूल गई हम किसके नीचे काम करते हैं? और हम देखते हैं उनकी बॉस खुद ग्रैंड मेज ह्योक की बेटी और डिसाइपल है, और उसने अकेले ही बहुत सारे लोगों को हरा दिया होता है। पिंक टोपी वाली उसके पास आते हुए कहती है, ये देखो मोबाइल में क्या है।
वहीं नीचे से एक इंसान उस पर हमला करने वाला होता है, लेकिन उसकी तरफ बिना देखे ही वह उसे पेड़ की जटाओं से जकड़ लेती है। पिंक कैप वाली अपने बॉस से पूछती है, क्या वह फोटो में दिख रहे आदमी को पहचानती हैं? और बताती है कि अफवाहें हैं कि यह आदमी ग्रैंड मैज का डिसाइपल था। वहीं उस लड़के को लग रहा था कि यह सब बेकार है और उन्हें बस डांट ही पड़ेगी। ग्रैंड मैज के कई शिष्य थे, इसलिए उन्हें यकीन नहीं था कि कोई गुमनाम व्यक्ति खुद को उसका शिष्य बताएगा। लेकिन उनकी बॉस ने फोन देखते ही तुरंत पहचान लिया, वह यूजीन था। वे यह देखकर हैरान रह गए कि वह सच में उसे जानती है। फिर पिंक टोपी वाली अपने बॉस से पूछती है, बॉस आप गुस्सा तो नहीं है ना? और तभी उन्होंने देखा कि उसने फोन को कुचलकर टुकड़े टुकड़े कर दिया। आदमी अपने फोन के टूटने पर चीख पड़ा और लड़की ने उसे नाराज करने के लिए माफी मांगी, लेकिन वह लड़की आश्वस्त थी। इतने सालों बाद भी वह उस चेहरे को कहीं भी पहचान सकती थी। ग्रैंड मैज और यूजीन के साथ बिताए अपने समय को याद करते हुए उसे लगा कि आखिरकार उसे अपने पिता के सामने खुद को साबित करने का मौका मिल गया है। पिता के सभी शिष्यों में वह ग्रैंड मेज की बेटी सबसे श्रेष्ठ है, यह वह साबित करेगी और यूजीन उसका सबूत होगा। वापस शहर के केंद्र में यूजीन ने चोई के शरीर को फिर से जोड़ दिया। उसने चोई से गलतफहमी के लिए माफी मांगी और कहा कि उसे पता ही नहीं था कि वह किसी अकादमी का निदेशक है। चोई ने माफी स्वीकार की और यूजीन से कहा कि वह जल्दी चला जाए क्योंकि वह अब आराम करना चाहता है। यूजीन ने कहा कि उसे उसकी अकादमी के सामने प्रचार करने के लिए दुख हो रहा है, लेकिन अगर उसे बुरा लगा था तो वह जादू से हमला करने के बजाय बात करके भी सुलझा सकता था। इससे चोई गुस्सा हो गया और मन ही मन कहता है कि अगर यूजीन ऐसा दिखता कि उससे बात किया जा सकता है तो वह ऐसा ही करता। डिटेक्टिव किम ने फिर यूजीन से कहा कि किलर जैसे मामलों को पुलिस पर छोड़ दे और खुद अपनी नई अकादमी पर ध्यान दे। उसने कहा कि अगर कभी उनकी मदद की जरूरत पड़ी तो वे खुद उससे संपर्क करेंगे। यूजीन ने उसकी बात मान ली और कहा कि वह अब कहीं और जाकर अपना प्रचार जारी रखेगा। किम ने कहा कि वह उसका हौसला बढ़ाती रहेगी। फिर उन्होंने उससे अपना ख्याल रखने को कहा और हाथ हिलाकर विदा ली, ये सोचते हुए कि भले ही वह अब बच्चा नहीं है, फिर भी वह चिंता किए बिना नहीं रह पा रही थी। इसके बाद यूजीन कहता है कि वह अगला प्रचार एलिमेंट्री स्कूल के सामने करने की कोशिश करेगा। ये सुनते ही पुलिस वालों के चेहरे डर से उतर गए। उसे टीचर यूजीन कहलाने का विचार अच्छा लगा। वह ढेर सारे छात्रों को इकट्ठा करने और अपनी अकादमी को उसी तरह शुरू करने के लिए दृढ़ था, क्योंकि वह ऐसा शिक्षक बनना चाहता था जो महान जादूगर तैयार करे। और इसी के साथ इसका पहला चैप्टर यहीं खत्म हो जाता है। अगले चैप्टर में बहुत सारी खतरनाक लड़ाइयां और अलग अलग चीजें मिलेंगी जो आपके होश उड़ा देंगी। तो जरूर से अगले पार्ट के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें